स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्यार की ताकत, सीमाएं, समझ और सम्मान। जानिए कैसे रिश्तों में सच्चा प्यार हल्का, सुरक्षित और टिकाऊ बनता है। अपेक्षा जो दिखती नहीं पर रिश्तों को बांध लेती है। अपेक्षा एक ऐसा शब्द है जो सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन जब यह रिश्तों में प्रवेश करता है तो बिना आवाज किए बहुत कुछ तोड़ देता है। यह दिखाई नहीं देती, इसे छुआ नहीं जा सकता, फिर भी यह दिल पर सबसे भारी पड़ती है। अपेक्षा वह अदृश्य बोझ है जो इंसान को मुस्कुराते हुए भी थका देता है। अपेक्षा क्या है? अपेक्षा का अर्थ केवल उम्मीद नहीं है। अपेक्षा वह मानसिक अनुबंध है जो हम बिना पूछे किसी और के नाम पर लिख देते हैं। हम सोचते हैं वो ऐसा करेगा, उसे ऐसा समझना चाहिए, अगर वो मेरा है तो उसे पता होना चाहिए। यहीं से अपेक्षा जन्म लेती है। बिना संवाद, बिना सहमति, बिना चेतावनी। अपेक्षा क्यों अदृश्य होती है? क्योंकि अपेक्षा कभी शब्दों में नहीं कही जाती, यह मन के भीतर पलती है। कोई माँ अपने बच्चे से कहती नहीं, मुझे तुमसे यह उम्मीद है। वह बस चाहती है कि बच्चा समझ जाए। कोई पत्नी अपने पति से खुलकर नहीं कहती, मुझे तुम्हारा भावनात्मक सहारा चाहिए। वह चाहती है कि पति अपने आप महसूस करे। कोई दोस्त नहीं कहता, मुझे हर समय तुम्हारी मौजूदगी चाहिए। वह बस नाराज हो जाता है। यही अदृश्यता अपेक्षा को सबसे खतरनाक बना देती है। प्रेम और अपेक्षा में अंतर। प्रेम स्वतंत्र करता है, अपेक्षा बांधती है। प्रेम कहता है तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो। अपेक्षा कहती है तुम वैसे बनो जैसा मैं चाहता हूँ। जब प्रेम में अपेक्षा मिल जाती है तो प्रेम धीरे धीरे दम घुटने लगता है। रिश्तों में पहली दरार। रिश्तों में पहली दरार किसी झगड़े से नहीं आती, वह आती है उस पल जब कोई हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। हम कहते हैं मैंने उसके लिए इतना किया, फिर भी उसने ऐसा किया। लेकिन क्या हमने कभी पूछा, क्या उसने हमें यह सब करने को कहा था? अपेक्षा और अधिकार। अपेक्षा अक्सर अधिकार का रूप ले लेती है। हम सोचने लगते हैं मुझे हक है उससे ऐसा पाने का, मैं उसका अपना हूँ। यही रिश्ते बराबरी से मालिकाना हक की ओर बढ़ जाते हैं। और जहाँ मालिकाना होता है वहाँ प्रेम नहीं, नियंत्रण होता है। मनोवैज्ञानिक सच। मानव मन स्वभाव से अपने सुख दुख का कारण बाहर ढूंढता है। हमें लगता है अगर वो बदल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन यह सोच हमारी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में थमा देती है। और यही सबसे बड़ा भावनात्मक जोखिम है। स्त्री और अपेक्षाएं। स्त्री से सबसे ज्यादा अपेक्षा की जाती है। वह सबको समझे, सबको जोड़े, सबका ध्यान रखे। उसकी थकान को कर्तव्य कहकर टाल दिया जाता है। उसके आंसू कमजोरी समझ लिए जाते हैं और वह धीरे धीरे खुद को भूलने लगती है। पुरुष और चुप अपेक्षाएं। पुरुष से अपेक्षा की जाती है कि वह मजबूत रहे,
कम बोले, भावनाएं छुपाए। अगर वह टूट जाए तो उसे कमजोर कहा जाता है। कोई नहीं पूछता, उसके अंदर भी एक थका हुआ मन है। बच्चे और अधूरी उम्मीदें। बच्चे अपने माता पिता की अनकही उम्मीदों के बोझ तले पलते हैं। हमें गर्व करवाना है, हमें उन्हें निराश नहीं करना है, और वे अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे दबा देते हैं। अपेक्षा टूटती है तो क्या होता है? जब अपेक्षा टूटती है तो केवल दिल नहीं टूटता, सम्मान टूटता है, विश्वास टूटता है, रिश्ते का संतुलन टूटता है, और फिर हम कहते हैं रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। सच्चाई की शुरुआत। सच्चाई यह है कि रिश्ते पहले जैसे नहीं रहते, क्योंकि हम उन्हें वैसा रहने ही नहीं देते। हम उन्हें उम्मीदों के बोझ से दबा देते हैं। प्रेम और उम्मीद के बीच की महीन रेखा। प्रेम और उम्मीद के बीच की दूरी बहुत कम होती है, इतनी कम कि अक्सर हमें पता ही नहीं चलता कब हम प्रेम कर रहे हैं और कब हम उम्मीद करने लगते हैं। यही महीन रेखा रिश्तों की सबसे नाजुक जगह होती है। प्रेम बहता है, उम्मीद रुकवाती है। प्रेम स्वीकार करता है, उम्मीद सुधारना चाहती है। प्रेम की प्रकृति। प्रेम में कोई योजना नहीं होती, वह स्वाभाविक होता है, जैसे सांस लेना। प्रेम कहता है तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। वह सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह केवल उसके साथ चलना चाहता है। प्रेम भरोसे से जन्म लेता है, डर से नहीं। उम्मीद कैसे जन्म लेती है? उम्मीद तब जन्म लेती है जब हम प्रेम के बदले सुरक्षा ढूंढने लगते हैं। हम सोचते हैं अगर वह ऐसा करेगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा, अगर वह वैसा बन जाए तो रिश्ता टिकेगा। यही प्रेम की जगह। डर धीरे धीरे बैठने लगता है, डर कि कहीं हम अकेले न पड़ जाए, डर कि कहीं हमें छोड़ न दिया जाए। जब प्रेम शर्तों में बदल जाता है, शर्तें प्रेम को मार देती हैं। मैं तुम्हें तब तक चाहूंगा जब तक तुम ऐसे रहोगे। मैं तुम्हारे साथ हूं क्योंकि तुम मेरी उम्मीदों पर खरे उतरते हो। यह प्रेम नहीं, यह समझौता है, और समझौते लंबे समय तक दिल को खुश नहीं रख पाते। भावनात्मक लेनदेन। उम्मीद रिश्तों को लेनदेन बना देती है। मैंने यह किया, अब तुम्हारी बारी है। मैंने तुम्हें समझा, अब तुम मुझे समझो। धीरे धीरे प्रेम का हिसाब बनने लगता है। जहां हिसाब होता है वहां अपनापन खो जाता है। निराशा कहां से आती है? निराशा दूसरे से नहीं आती, वह हमारी उम्मीदों से आती है। हम किसी व्यक्ति को उसकी वास्तविकता में नहीं देखते, हम उसे उस रूप में देखते हैं जैसा हम चाहते हैं, और जब वह वैसा नहीं बनता तो हमें लगता है उसने हमें धोखा दिया। लेकिन सच यह है कि हमने उसे कभी स्वीकार ही नहीं किया। अपेक्षा बनाम आवश्यकता। यह समझना बहुत जरूरी है कि आवश्यकता और अपेक्षा अलग हैं। आवश्यकता जीवन का हिस्सा है। सम्मान, संवाद, सुरक्षा ये जरूरी है। लेकिन अपेक्षा किसी और से हमारे मन की
पूर्ति की मांग है। आवश्यकता बोली जा सकती है, अपेक्षा अक्सर चुप रहती है। मन की चालाकी। मन बहुत चालाक है। वह प्रेम के नाम पर उम्मीदें छुपा देता है। हम कहते हैं, मैं तो बस चाहता हूं कि वह खुश रहे, लेकिन भीतर कहीं यह भी होता है, और मेरी तरह खुश रहे। यही प्रेम से नियंत्रण की शुरुआत होती है। जब उम्मीद टूटती है तो आवाज नहीं होती, बस व्यवहार बदलने लगता है। कम बात, ज्यादा दूरी, बिना वजह चुप्पी, और रिश्ता धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है। प्रेम में आजादी होती है। आजादी बोलने की, आजादी न बोलने की, आजादी बदलने की, आजादी न बदलने की। उम्मीद आजादी से डरती है, क्योंकि आजादी नियंत्रण को तोड़ देती है। स्वीकार करने की कला। स्वीकार करना आसान नहीं है। किसी को वैसा ही स्वीकार करना जैसा वह है, उसकी सीमाओं के साथ, उसकी कमियों के साथ। लेकिन यही प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था है। क्यों हम उम्मीद करते हैं? क्योंकि हम अधूरे महसूस करते हैं। हम चाहते हैं कि कोई और हमें पूरा कर दे, लेकिन कोई भी इंसान दूसरे की खाली जगह पूरी नहीं कर सकता। यह काम हमें खुद करना होता है। प्रेम की परिपक्वता। परिपक्व प्रेम उम्मीद नहीं करता, वह बस मौजूद रहता है। वह जानता है कि सामने वाला इंसान है, कोई कल्पना नहीं। इस पाठ का निष्कर्ष, प्रेम और उम्मीद के बीच बहुत बारीक फर्क है। जो इसे समझ लेता है, उसके रिश्ते हल्के हो जाते हैं, और जो नहीं समझ पाता, वह प्रेम को भी बोझ बना देता है। स्त्री, समाज और अपेक्षाओं का चुप बोझ। स्त्री जब जन्म लेती है, तो उसके साथ अपेक्षाएं भी जन्म ले लेती हैं। वे उसके नाम के साथ नहीं जुड़ती, वे उसके अस्तित्व से चिपक जाती हैं। किसी ने उससे पूछा नहीं कि वह क्या बनना चाहती है, लेकिन सबने तय कर लिया कि उसे कैसा होना चाहिए। बचपन से शुरू होता बोझ। लड़की को सिखाया जाता है, धीरे बोलो, ज्यादा मत हंसो, सबका ख्याल रखो, समझदार बनो। समझदार बनने की यह शिक्षा उसे समय से पहले बड़ा कर देती है। उसके खेलों में भी जिम्मेदारी घुली होती है। भूमिका बनाम पहचान। समाज स्त्री को पहचान नहीं, भूमिका देता है। बेटी, बहन, पत्नी, माँ। लेकिन इन सब के बीच वह खुद कहाँ है? यह सवाल अक्सर गायब रहता है। त्याग को महिमा बनाना। स्त्री के त्याग को पूजा बना दिया गया है। अगर वह खुद के लिए जिए, तो उसे स्वार्थी कहा जाता है। अगर वह थक जाए, तो उसे कमजोर कहा जाता है। और अगर वह चुप रहे, तो उसे आदर्श कहा जाता है। भावनात्मक श्रम। स्त्री से अपेक्षा की जाती है कि वह सिर्फ काम न करे, भावनाओं का भी प्रबंधन करे। घर में शांति बनाए, रिश्तों को जोड़े, टूटे मनों को संभाले।
लेकिन उसके अपने मन की कोई देखभाल नहीं करता। जब स्त्री टूटती है, स्त्री जब टूटती है तो शोर नहीं करती। वह मुस्कुराती है, काम करती है, सब निभाती है, लेकिन भीतर कहीं वह धीरे धीरे खाली होती जाती है। विवाह और अपेक्षाएं। विवाह स्त्री के लिए अक्सर एक नई सूची लेकर आता है। अब उसे बेटी नहीं, बहू बनना है। अब उसे समझना नहीं, समायोजन करना है। अब उसे बोलना नहीं, सहन करना है। चुप्पी का बोझ। स्त्री की चुप्पी उसकी सहमति नहीं होती। वह अक्सर थकान होती है, डर होता है या अकेले पड़ जाने का भय। लेकिन समाज चुप्पी को स्वीकार समझ लेता है। मां बनने की अपेक्षा। मां से अपेक्षा होती है कि वह कभी न थके, कि वह हर समय उपलब्ध रहे, कि उसका संसार बच्चों तक सीमित हो जाए। अगर वह अपने लिए कुछ चाहे तो उसे दोषी महसूस कराया जाता है। दोष का बोझ। स्त्री से जुड़ा हर दोष अक्सर उसी पर डाल दिया जाता है। रिश्ता टूटा, उसकी गलती। बच्चा बिगड़ा, उसकी गलती। घर में अशांति, उसकी गलती। और वह हर बार खुद को ही कटघरे में खड़ा पाती है। आत्मविस्मृति। लगातार निभाते निभाते स्त्री खुद को भूल जाती है। उसे याद नहीं रहता कि उसकी भी सीमाएं हैं, कि उसे भी आराम चाहिए, समझ चाहिए, सहारे की जरूरत है। बदलाव की शुरुआत। बदलाव तब आएगा जब स्त्री को त्याग नहीं, विकल्प मिलेंगे। जब उससे उम्मीद नहीं, संवाद किया जाएगा। जब उसके ना को भी सम्मान मिलेगा। पुरुष। चुप्पी और मजबूती की अपेक्षा। पुरुष से सबसे पहली अपेक्षा यह की जाती है कि वह मजबूत हो, इतना मजबूत कि उसे दर्द महसूस न हो, इतना मजबूत कि वह कभी टूटे नहीं, इतना मजबूत कि उसकी भावनाएं उसकी जिम्मेदारियों के रास्ते में न आए। समाज पुरुष को रोते हुए नहीं देखना चाहता, सोचते हुए भी नहीं, बस निभाते हुए देखना चाहता है। मर्द रोते नहीं, एक सिखाया गया भ्रम। लड़के को बचपन से सिखाया जाता है, रोना मत, कमजोर मत बन, घर की जिम्मेदारी तुझ पर है। इन वाक्यों के साथ उसकी भावनाओं पर धीरे धीरे ताले लग जाते हैं। वह सीख जाता है कि महसूस करना जोखिम है। चुप्पी की आदत। पुरुष चुप इसलिए नहीं रहता कि उसे कुछ कहना नहीं होता। वह चुप इसलिए रहता है क्योंकि उसे सिखाया गया है कि बोलना उसकी मजबूती छीन लेगा। वह दर्द को शब्द नहीं देता, वह उसे काम में बदल देता है। अपेक्षाओं का बोझ। उससे अपेक्षा की जाती है, कमाओ, संभालो, निर्णय लो, डटे रहो। लेकिन कोई नहीं पूछता तुम कैसा महसूस कर रहे हो। उसके मन की थकान उसके वेतन से मापी जाती है। असफलता का डर। पुरुष को यह डर सिखाया जाता है कि असफलता उसका अपराध है। अगर वह गिर जाए तो
उसे उठाने से पहले तौला जाता है। समझ नहीं दी जाती, सलाह दी जाती है। रिश्तों में अकेलापन। पुरुष अक्सर रिश्तों में सबसे ज्यादा अकेला होता है, क्योंकि उससे यह उम्मीद नहीं की जाती कि वह भावनात्मक सहारा मांगे। उसे देने वाला माना जाता है, लेने वाला नहीं। विवाह और भूमिका। विवाह के बाद पुरुष पति बन जाता है, लेकिन पति बनने के साथ उसे इंसान बने रहने की छूट कम मिलती है। उसकी थकान कर्तव्य बन जाती है। उसकी चुप्पी स्वभाव समझ ली जाती है। भावनात्मक भूख। पुरुष भी सुने जाना चाहता है, लेकिन उसे शब्द नहीं मिलते, क्योंकि उसे कभी सिखाया ही नहीं गया कि कैसे कहा जाता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। गुस्सा, एकमात्र स्वीकार्य भावना। समाज पुरुष को सिर्फ एक भावना की इजाजत देता है, गुस्सा, क्योंकि गुस्सा मजबूती जैसा लगता है। लेकिन यह गुस्सा अक्सर अनकहे दुख का दूसरा रूप होता है। टूटन की खामोशी। जब पुरुष टूटता है तो वह पहले अंदर टूटता है। कोई नोटिस नहीं करता, क्योंकि वह अब भी काम पर जाता है, अब भी जिम्मेदारी निभाता है। भावनात्मक स्वतंत्रता। पुरुष को भी भावनात्मक आजादी चाहिए। उसे भी यह अधिकार चाहिए कि वह कह सके, मैं थक गया हूं, मुझे डर लग रहा है, मुझे सहारे की जरूरत है। बदलाव की दिशा। बदलाव तब आएगा जब हम पुरुष से मजबूती नहीं, ईमानदारी मांगेंगे। जब उसकी चुप्पी को स्वभाव नहीं, संकेत समझेंगे। पुरुष पत्थर नहीं होते, उन्हें पत्थर बनाया जाता है। अत्यधिक अपेक्षाओं से। अगर रिश्तों को सच में गहरा बनाना है, तो पुरुष को भी महसूस करने की इजाजत देनी होगी। बच्चे और अधूरी उम्मीदों की विरासत। बच्चे जब इस दुनिया में आते हैं तो वे खाली हाथ आते हैं, बिना किसी योजना के, बिना किसी जिम्मेदारी के, बिना किसी उम्मीद के। लेकिन बहुत जल्दी उनके हाथों में दूसरों के सपने थमा दिए जाते हैं। वे अपने माता पिता की अधूरी इच्छाओं के उत्तराधिकारी बना दिए जाते हैं। सपनों का हस्तांतरण। माता पिता अक्सर यह नहीं कहते, हम चाहते हैं कि तुम ऐसा बनो। वे बस कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए इतना किया है। और यह वाक्य बच्चे के मन में एक अदृश्य कर्ज बना देता है। वह सोचने लगता है, मुझे उनका सपना पूरा करना होगा। तुलना का जहर। बच्चों की दुनिया में तुलना बहुत जल्दी प्रवेश कर जाती है। देखो, वह कितना अच्छा कर रहा है, उसके इतने नंबर आए, वह कितना समझदार है। हर तुलना बच्चे के आत्मविश्वास में एक दरार डाल देती है। वह खुद को हमेशा कम समझने लगता है। प्रेम या प्रदर्शन। बच्चा यह समझ नहीं पाता कि उसे प्यार उसके होने के लिए मिल रहा है या उसके प्रदर्शन के लिए। वह सीख जाता है, अच्छा बनो,
तभी स्वीकार किए जाओगे। और यह सीख उसे भीतर से डरा देती है। भावनात्मक दबाव। बच्चे शब्दों में अपनी थकान नहीं कह पाते। वे बस चिड़चिड़े हो जाते हैं, चुप रहने लगते हैं या जिद्दी कहलाने लगते हैं। लेकिन यह व्यवहार नहीं, एक दबाव का संकेत होता है। असफलता का डर। बच्चे असफलता से नहीं डरते, वे माता पिता की निराशा से डरते हैं। वे डरते हैं कि अगर वे हार गए तो वे कम प्यार के हकदार हो जाएंगे। अपनी पहचान खोना। धीरे धीरे बच्चा अपनी पसंद भूलने लगता है। उसे याद नहीं रहता कि उसे क्या अच्छा लगता है। वह वही करता है जो उससे अपेक्षित होता है। और एक दिन वह बड़ा हो जाता है, लेकिन भीतर से अधूरा रह जाता है। चुप समझौते। कई बच्चे चुपचाप समझौता कर लेते हैं। वे कहते नहीं, वे विरोध नहीं करते, वे बस खुद को ढाल लेते हैं। और यही ढलना उन्हें धीरे धीरे खुद से दूर कर देता है। आज्ञाकारीपन का भ्रम। समाज आज्ञाकारी बच्चों की तारीफ करता है, लेकिन कोई नहीं पूछता वे खुश हैं या नहीं, क्योंकि आज्ञाकारी होना अक्सर डर से पैदा होता है, समझ से नहीं। विरासत में मिला बोझ। जो बच्चे अपेक्षाओं के बोझ में पलते हैं, वे बड़े होकर वही बोझ आगे बढ़ा देते हैं। वे भी अपने बच्चों से अनकही उम्मीदें रखने लगते हैं। यही विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। बच्चे क्या चाहते हैं? बच्चे परफेक्ट माता पिता नहीं चाहते। वे बस यह चाहते हैं कि उन्हें सुना जाए, कि उनकी भावनाओं को गलत न ठहराया जाए, कि उन्हें खुद बनने दिया जाए। स्वस्थ पालन पोषण। स्वस्थ पालन पोषण नियंत्रण नहीं सिखाता, विश्वास सिखाता है। यह बच्चों को डर से नहीं, समझ से चलना सिखाता है। बच्चे हमारे सपनों की पूरा करने की मशीन नहीं हैं। वे स्वतंत्र अस्तित्व हैं। अगर हमें स्वस्थ पीढ़ी चाहिए, तो हमें अपनी अधूरी इच्छाओं को उन पर लादना बंद करना होगा। जब अपना ही बोझ बन जाए। अपना शब्द बहुत सुकून देता है, लेकिन कभी कभी यही शब्द सबसे ज्यादा भारी हो जाता है। जब कोई हमें अपना कहकर हम पर अधिकार समझने लगे, तब रिश्ते सुरक्षा नहीं, जिम्मेदारी बन जाते हैं। अपनापन और कब्जा। अपनापन कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। कब्जा कहता है तुम मेरे हो। इन दोनों के बीच अंतर बहुत बारीक है, लेकिन असर बहुत गहरा। जहां अपनापन होता है, वहां भरोसा होता है। जहां कब्जा होता है, वहां डर होता है। भावनात्मक निर्भरता। जब कोई अपनी खुशी की चाबी हमारे हाथ में थमा देता है, तो वह हमें अनजाने में कैद कर देता है।
हम हर शब्द सोच समझकर बोलने लगते हैं, हर निर्णय डर के साथ लेते हैं, क्योंकि अब हम सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी और की भावनाओं के लिए भी जिम्मेदार हो जाते हैं। अपराध बोध का जाल। भावनात्मक बोझ अक्सर अपराध बोध बनकर आता है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मुझे दुख होगा। यह वाक्य सीधा दिल पर वार करता है। हम अपनी सीमाएं तोड़ने लगते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई दुखी न हो। थकान का अनदेखा रूप। जब अपना हमसे लगातार कुछ चाहता रहता है तो थकान धीरे धीरे जीवन में बस जाती है। लेकिन हम थकान को मानने की बजाय नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि अपनों के लिए थकना मना होता है। ना कहने का डर, ना कहना। सबसे कठिन तब होता है जब सामने कोई अपना हो। डर होता है कहीं रिश्ता न टूट जाए। लेकिन हर बार हाँ कहना रिश्ते को नहीं, खुद को तोड़ देता है। सीमाओं की कमी। सीमाएं रिश्तों की दुश्मन नहीं होती। वे रिश्तों को सांस लेने की जगह देती हैं। लेकिन जब सीमाएं नहीं होती तो रिश्ते दम घुटने लगते हैं। समझ और जिम्मेदारी। समझ का मतलब सब कुछ सह लेना नहीं है। जिम्मेदारी का मतलब खुद को मिटा देना नहीं है। रिश्ते तब स्वस्थ रहते हैं जब दोनों तरफ बराबरी होती है। भावनात्मक ब्लैकमेल। कई रिश्तों में भावनात्मक ब्लैकमेल प्रेम का रूप ले लेता है। आंसू, चुप्पी, नाराजगी सब नियंत्रण के औजार बन जाते हैं। जब रिश्ता भारी लगने लगे। अगर किसी रिश्ते में आपको बार बार थका हुआ महसूस हो तो वहां प्रेम कम और बोझ ज्यादा है। यह एहसास झूठा नहीं होता। हल्के रिश्ते, स्वस्थ रिश्ते हल्के होते हैं। वे दबाव नहीं डालते, वे थामते हैं। वे बांधते नहीं, वे साथ चलते हैं। खुद से वफादारी। किसी और से पहले खुद से वफादार होना जरूरी है, क्योंकि जो खुद से टूट जाता है वह किसी रिश्ते को सही से नहीं निभा सकता। अपना होना सबसे सुंदर एहसास है, लेकिन जब अपना बोझ बन जाए तो उसे समझना और संभालना बहुत जरूरी हो जाता है। भावनात्मक नियंत्रण बनाम प्रेम। प्रेम और नियंत्रण अक्सर एक ही भाषा में बोलते हुए लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। प्रेम कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। नियंत्रण कहता है तुम मेरे हिसाब से चलो। यही फर्क रिश्तों को या तो जीने योग्य बनाता है या दम घोंटू। नियंत्रण कैसे छुप जाता है? भावनात्मक नियंत्रण कभी सीधे सामने नहीं आता। वह आदेश नहीं देता, वह एहसास कराता है मैं तुम्हारे बिना टूट जाऊंगा। तुम अगर ऐसा करोगे तो मुझे बहुत दुख होगा। तुम बदल गए हो। ये वाक्य सुनने में भावुक लगते हैं, लेकिन भीतर एक दबाव छुपा होता है। प्रेम के नाम पर डर,
जहाँ प्रेम होता है वहाँ सुरक्षा होती है। जहाँ नियंत्रण होता है वहाँ डर होता है। डर कि कहीं हम किसी को दुख न पहुंचा दें। डर कि कहीं हम गलत न ठहरा दिए जाए। डर कि कहीं हमें छोड़ न दिया जाए। यह डर रिश्ते की आत्मा खोखली कर देता है। तुम बदल गए हो। यह वाक्य अक्सर प्रेम नहीं, नियंत्रण से आता है, क्योंकि बदलाव जीवन की प्रकृति है। लेकिन नियंत्रण बदलाव से डरता है, क्योंकि बदलाव उसकी पकड़ ढीली कर देता है। अपराध बोध का हथियार। नियंत्रण अपराध बोध का इस्तेमाल करता है। वह हमें यह महसूस कराता है कि हम गलत हैं, कि हम स्वार्थी हैं, कि हम कृतघ्न हैं, और हम खुद को साबित करने में अपनी सीमाएं खो देते हैं। प्रेम में सहजता। प्रेम में खुद को समझाने की जरूरत नहीं होती। आप थके हों तो भी स्वीकार होते हैं। आप चुप हों तो भी समझे जाते हैं। नियंत्रण में हर पल सफाई देनी पड़ती है। भावनात्मक आजादी। प्रेम भावनात्मक आजादी देता है। आप अपनी बात कह सकते हैं, ना भी कह सकते हैं, बदल भी सकते हैं। नियंत्रण इन सब से डरता है। पहचान का क्षरण। लंबे समय तक भावनात्मक नियंत्रण में रहने से इंसान खुद को पहचानना भूल जाता है। उसे नहीं पता रहता कि वह क्या चाहता है। वह सिर्फ यह जानता है कि उससे क्या चाहा जा रहा है। चुप्पी का सच। नियंत्रण चुप्पी को हथियार बनाता है। न बोलना, दूरी बना लेना, भावनात्मक अनुपस्थिति, ये सब सजा देने के तरीके होते हैं। प्रेम में जवाबदेही। प्रेम जवाबदेही सिखाता है। मुझसे यह गलत हुआ, मुझे यह कहना चाहिए था। नियंत्रण गलती कभी स्वीकार नहीं करता। बाहर निकलने की हिम्मत। भावनात्मक नियंत्रण से बाहर निकलना आसान नहीं होता, क्योंकि बाहर निकलने का मतलब किसी और को नहीं, खुद को चुनना होता है। और यह चुनाव बहुत साहस मांगता है। प्रेम आपको छोटा नहीं करता। प्रेम आपको डराता नहीं। प्रेम आपको दोषी महसूस नहीं कराता। अगर किसी रिश्ते में आप खुद नहीं रह पा रहे, तो वहां प्रेम कम और नियंत्रण ज्यादा है। चुप पीड़ा और अनकहे जज्बात। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो चीखते नहीं, बस भीतर भीतर इंसान को थका देते हैं। यह वही दर्द होता है जो शब्दों में नहीं कहा जाता, जो हर मुस्कान के पीछे छुपा रहता है। चुप्पी की भाषा। चुप्पी का मतलब हमेशा शांति नहीं होता। अक्सर चुप्पी थकान की भाषा होती है। जब इंसान बार बार समझाकर हार जाता है, तो वह बोलना छोड़ देता है। अनकहे जज्बात। अनकहे जज्बात मन में जगह घेर लेते हैं। वे धीरे धीरे भावनाओं को भारी बना देते हैं। जो कहा नहीं जाता वही सबसे ज्यादा दुख देता है। सब ठीक है का झूठ। सब ठीक है अक्सर सबसे बड़ा झूठ होता है, क्योंकि सच बताने में बहुत हिम्मत लगती है।
और जब बार बार सच को नजरअंदाज किया जाए तो इंसान चुप रहना सीख लेता है। समझे न जाने का दर्द तब नहीं होता जब कोई हमें गलत समझ ले। दर्द तब होता है जब कोई कोशिश ही ना करे हमें समझने की। यही दर्द रिश्तों में दूरी लाता है। भावनात्मक थकावट, लगातार निभाते रहना भावनात्मक थकावट पैदा करता है। जब इंसान सिर्फ देता है तो एक दिन खाली हो जाता है। सहारे की कमी, हर इंसान को किसी ऐसे की जरूरत होती है जिसके सामने वह कमजोर हो सके। लेकिन जब यह जगह किसी रिश्ते में न हो तो रिश्ता खोखला हो जाता है। मन की आदतें मन आदत बना लेता है। दर्द को छुपाने की वह सोचता है कहकर क्या फायदा, और यही सोच अकेलेपन को जन्म देती है। भावनात्मक दूरी, चुप्पी धीरे धीरे भावनात्मक दूरी बन जाती है। लोग पास होते हुए भी दूर लगने लगते हैं और यह दूरी सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। टूटन का क्षण, एक दिन ऐसा आता है जब इंसान बिना वजह रो पड़ता है और तब उसे खुद भी नहीं पता कि दर्द कहां से आ रहा है। सुनने की जरूरत, कभी कभी समाधान सलाह नहीं होता, समाधान होता है बस सुन लेना, बिना टोके, बिना सुधार किए। बोलने की हिम्मत, बोलना आसान नहीं है, लेकिन जो कहा जाता है वही ठीक हो सकता है। जो दबा रहता है वह जख्म बन जाता है। चुप्पी को हमेशा ताकत मत समझिए, कभी कभी चुप्पी मदद की पुकार होती है। अगर रिश्तों को जिंदा रखना है तो अनकहे जज्बातों को जगह देनी होगी। शिकायतें, दूरी और टूटते संवाद, रिश्ते एक दिन में नहीं टूटते, वे धीरे धीरे संवाद खो देते हैं। जहां कभी बातों की गर्माहट थी वहां शिकायतों की ठंडक आ जाती है और यह बदलाव इतना चुपचाप होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कब हम एक दूसरे से दूर हो गए। संवाद की शुरुआत, हर रिश्ता संवाद से जन्म लेता है। पहली बातचीत, पहली हंसी, पहली साझा चुप्पी, यहीं से जुड़ाव बनता है। लेकिन जैसे जैसे अपेक्षाएं बढ़ती हैं, संवाद औपचारिक होने लगता है। शिकायत कैसे जन्म लेती है? शिकायत किसी एक घटना से नहीं आती, वह तब आती है जब कोई बात बार बार अनसुनी रह जाती है, जब हमें लगता है कि सामने वाला हमारी बात सुन नहीं रहा या समझ नहीं रहा। तुम कभी नहीं। शिकायतों की भाषा अक्सर सामान्यीकरण से भरी होती है। तुम कभी समझते नहीं, तुम हमेशा वही करते हो। ये वाक्य समस्या को नहीं, व्यक्ति को निशाना बनाते हैं और यहीं से संवाद रक्षा में बदल जाता है। सुनना बनाम जवाब देना, संवाद तब टूटता है जब हम सुनने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए सुनते हैं। हम सामने वाले की बात पूरा होने से पहले ही अपने जवाब तैयार कर लेते हैं।
और संवाद प्रतिस्पर्धा बन जाता है। दूरी का पहला कदम। दूरी भौतिक नहीं होती, वह भावनात्मक होती है। एक दूसरे के सामने बैठकर भी अगर हम खुद को अकेला महसूस करें तो दूरी शुरू हो चुकी होती है। शिकायतों की परतें। हर शिकायत के नीचे एक अधूरी जरूरत होती है। सम्मान की जरूरत, समय की जरूरत, समझ की जरूरत। लेकिन हम जरूरत नहीं कहते, हम शिकायत कह देते हैं। चुप्पी का सौदा। कुछ लोग शिकायत करना छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं, कहकर भी क्या होगा। यह चुप्पी संघर्ष से बचाव लगती है, लेकिन वास्तव में यह दूरी का सौदा होती है। गलतफहमी का विस्तार। जब संवाद टूटता है तो कल्पनाएं जगह ले लेती हैं। हम सामने वाले के व्यवहार के अपने अर्थ निकाल लेते हैं और अक्सर ये अर्थ सच्चाई से बहुत दूर होते हैं। दोषारोपण का खेल। शिकायतें अक्सर दोषारोपण बन जाती हैं। हर कोई खुद को सही और दूसरे को गलत साबित करने में लग जाता है। समाधान पीछे छूट जाता है। सुरक्षित संवाद क्या है? सुरक्षित संवाद वह होता है जहां गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं माना जाता, जहां मुझे ऐसा महसूस हुआ कहना तुमने ऐसा किया से ज्यादा अहम होता है। भाषा का फर्क। तुम हमेशा देर करते हो और जब तुम देर से आते हो तो मुझे अकेलापन लगता है। दोनों वाक्य एक जैसी स्थिति बताते हैं, लेकिन असर एकदम अलग होता है। सुनने की कला। सुनना सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं है, सुनना है भावनाओं को जगह देना, बिना बीच में टोके, बिना तुरंत समाधान दिए। संवाद की मरम्मत। टूटा हुआ संवाद मरम्मत मांगता है। इसके लिए समय, धैर्य और ईमानदारी चाहिए। लेकिन यह मरम्मत रिश्ते को नया जीवन दे सकती है। कब दूरी जरूरी होती है? हर दूरी गलत नहीं होती। कभी कभी थोड़ी दूरी समझ बढ़ाने में मदद करती है, लेकिन यह दूरी भागने के लिए नहीं, सोचने के लिए होनी चाहिए। संवाद की वापसी। संवाद की वापसी एक छोटे से वाक्य से हो सकती है। क्या हम इस पर शांति से बात कर सकते हैं? यह वाक्य दीवारें नहीं तोड़ता, दरवाजे खोलता है। शिकायतें रिश्तों की दुश्मन नहीं है, दुश्मन है उनके पीछे छुपी जरूरतों को न देख पाना। अगर हम शिकायतों के शोर में संवाद की आवाज सुन ले तो दूरी फिर से निकटता बन सकती है। सीमाएं, सम्मान और स्वस्थ रिश्तों की नींव। हर रिश्ता प्यार से शुरू होता है, लेकिन टिकता है सीमाओं से। जहां सीमाएं नहीं होती, वहां धीरे धीरे सम्मान घुटने लगता है, और बिना सम्मान के कोई भी रिश्ता लंबा नहीं चलता। सीमा क्या होती है? सीमा दीवार नहीं होती। सीमा यह बताती है कि मैं कहां तक सहज हूं और कहां से मुझे चोट लगती है। यह आत्मसम्मान की शांत घोषणा होती है। क्यों डरते हैं लोग सीमाओं से? कई लोग सोचते हैं
सीमा बनाई तो रिश्ता कमजोर हो जाएगा। लेकिन सच यह है, बिना सीमा के रिश्ता धीरे धीरे दम घुंटने लगता है। प्यार और उपलब्धता का भ्रम। प्यार का मतलब हर समय उपलब्ध रहना नहीं होता। हर कॉल उठाना, हर इच्छा पूरी करना, हर बात सह लेना, यह प्यार नहीं, थकान है। जब ना कहना अपराध बन जाए, जब किसी रिश्ते में ना कहना स्वार्थ समझा जाए, तो वह रिश्ता संतुलन खो चुका होता है। सम्मान वहां होता है जहां ना को भी जगह मिले। सीमाएं क्यों जरूरी हैं? सीमाएं बताती हैं मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या स्वीकार नहीं। बिना इन्हें बताए कोई हमें समझ नहीं सकता। सीमाएं और अपराध बोध। अक्सर सीमा बनाते समय अपराध बोध होता है, कहीं सामने वाला बुरा ना मान जाए। लेकिन खुद को लगातार नजरअंदाज करना सबसे बड़ा अन्याय है। सम्मान कैसे बनता है? सम्मान डर से नहीं आता, सम्मान आता है स्पष्टता से। जब हम शांत लेकिन दृढ़ होकर अपनी बात रखते हैं, तो सामने वाला हमें गंभीरता से लेता है। जब सीमाएं टूटती हैं, हर बार सीमा टूटने पर शोर मचाना जरूरी नहीं, लेकिन हर बार चुप रहना भी खुद को मिटाना है। सीमाएं दोहराई जाती हैं ताकि याद रहें। भावनात्मक सीमाएं। हर भावना दूसरे की जिम्मेदारी नहीं होती। किसी को खुश रखना हमारा कर्तव्य नहीं। साथ देना और खुद को खो देना दोनों अलग बातें हैं। स्वस्थ दूरी का अर्थ। स्वस्थ दूरी ठंडापन नहीं लाती, यह स्पष्टता लाती है। जहां हम अपने लिए भी जीते हैं और रिश्ते के लिए भी। नियंत्रण बनाम देखभाल। कई बार नियंत्रण को देखभाल के नाम पर छुपा दिया जाता है, लेकिन जहां स्वतंत्रता नहीं, वहां प्रेम भी सुरक्षित नहीं रहता। सीमाएं सिखाती हैं संतुलन। सीमाएं हमें सिखाती हैं कब रुकना है, कब बोलना है, कब पीछे हटना है। यह संतुलन रिश्ते को हल्का बनाता है। जब दोनों लोग सीमाएं समझे, सबसे सुंदर रिश्ता वह होता है जहां दोनों जानते हो तुम मेरे हो, लेकिन मेरी जगह पर नहीं। यह समझ आजादी और अपनापन दोनों देती है। खुद से रिश्ता, दूसरों से पहले। सीमाएं खुद से बनानी पड़ती हैं। खुद से सवाल, मैं क्या सह रहा हूं, क्यों सह रहा हूं, क्या यह जरूरी है? सम्मान की कमी के संकेत। जहां बातों को हल्के में लिया जाए, भावनाओं का मजाक बने, तुम ज्यादा सोचते हो कहां जाए, वहां सम्मान धीरे धीरे खत्म होता है। सीमाएं प्रेम को बचाती हैं। सीमाएं प्यार को मारती नहीं, प्यार को थाम कर रखती हैं। वे रिश्ते को घुटन से नहीं, सांस से भरती हैं। स्वस्थ रिश्ते उनसे बनते हैं जो खुद को जानते हैं। जहां सीमाएं होती हैं, वहां स्पष्टता होती है, और जहां स्पष्टता होती है, वहां प्रेम हल्का
सुरक्षित और टिकाऊ होता है। भावनात्मक थकान और प्रेम का मौन क्षय। कुछ रिश्ते अचानक नहीं टूटते, वे धीरे धीरे थक कर बिखरते हैं। जहां प्रेम रहता है लेकिन ऊर्जा नहीं, जहां साथ होता है लेकिन हल्कापन नहीं, यही है भावनात्मक थकान। थकान जो दिखाई नहीं देती, यह वह थकान नहीं जो नींद से उतर जाए। यह वह थकान है जो मुस्कान के पीछे छुपी रहती है, जिसे कोई देख नहीं पाता, पर इंसान हर दिन महसूस करता है। लगातार निभाने की मजबूरी। जब कोई रिश्ता सिर्फ निभाने पर टिक जाए तो प्रेम कर्तव्य बन जाता है, और कर्तव्य दिल को धीरे धीरे थका देता है। एक तरफा भावनात्मक मेहनत सबसे ज्यादा थकाने वाला वह रिश्ता होता है जहां समझाने वाला एक हो, माफ करने वाला एक हो, झुकने वाला एक हो। ऐसे रिश्तों में प्रेम चुपचाप दम तोड़ देता है। जब भावनाएं बोझ लगने लगे, एक समय ऐसा आता है जब अपनी ही भावनाएं भारी लगने लगती हैं। इंसान सोचता है, मैं इतना क्यों महसूस करता हूं? यहीं से खुद से दूरी शुरू हो जाती है। मौन क्षय क्या है? मौन क्षय शोर नहीं करता। यह कम बातों में, कम उत्साह में, कम कोशिशों में धीरे धीरे रिश्ते को खोखला करता है। प्रेम रहता है पर इच्छा नहीं। यह सबसे उलझन भरी अवस्था होती है जहां इंसान कहता है, मैं अब भी चाहता हूं, लेकिन मन जवाब देता है, अब उतना नहीं। यह अपराध बोध और थकान दोनों को जन्म देता है। थकान और चिड़चिड़ापन। भावनात्मक थकान अक्सर चिड़चिड़ेपन के रूप में निकलती है। बात छोटी होती है, लेकिन प्रतिक्रिया बड़ी, और सामने वाला समझ नहीं पाता कि असल वजह क्या है। उम्मीदों का दबाव। जब उम्मीदें बिना संवाद के जमा होती जाती हैं, तो वे बोझ बन जाती हैं, और बोझ किसी भी रिश्ते को झुका देता है। खुद को खो देने का एहसास। एक दिन आईने में देखकर इंसान खुद से पूछता है, मैं कब इतना बदल गया? यह सवाल भावनात्मक थकान का सबसे बड़ा संकेत है। मन का बचाव तंत्र। मन खुद को बचाने के लिए भावनाएं कम कर देता है। कम महसूस करना, कम दुख देता है, ऐसा मन मान लेता है। लेकिन साथ ही खुशी भी कम हो जाती है। दूरी का अपराध बोध। जब इंसान थोड़ी दूरी चाहता है तो उसे स्वार्थी कहा जाता है, जबकि सच्चाई यह है, दूरी नहीं मिली तो इंसान टूट जाएगा। प्रेम का मौन क्षय। प्रेम जब शिकायत नहीं करता, बस थक कर चुप हो जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि वह मदद मांग रहा है। थकान का इलाज। भावनात्मक थकान का इलाज। ईमानदार संवाद, सीमाओं की पुनः स्थापना, खुद को समय देना, और सबसे जरूरी, खुद को दोष देना बंद करना। दोबारा सांस लेना। हर रिश्ता दूसरा मौका नहीं मांगता, कभी कभी
उसे बस थोड़ी सांस चाहिए होती है। भावनात्मक थकान प्यार की कमी नहीं होती, यह उस प्यार का परिणाम होती है जो बिना आराम के बहुत देर तक निभाया गया हो। प्रेम को जिंदा रखने के लिए उसका बोझ कम करना पड़ता है। इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी और सबसे गहरी सीख यह है कि रिश्ते केवल प्रेम से नहीं, बल्कि समझ, सम्मान और सीमाओं के संतुलन से जीवित रहते हैं। क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ अपेक्षाएं अपने आप जन्म ले लेती हैं, और यही अपेक्षाएं जब बिना कहे, बिना समझे और बिना संवाद के बढ़ती जाती हैं, तो वे रिश्तों पर एक अदृश्य बोझ बन जाती हैं। ऐसा बोझ जो दिखता नहीं लेकिन भीतर से इंसान को थका देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ, पत्नी, बेटी, पुरुष और बच्चे, हर किसी पर समाज और रिश्तों की अलग अलग अपेक्षाएं लादी जाती हैं, जिनमें अक्सर उनकी भावनाओं, उनकी सीमाओं और उनकी थकान के लिए कोई जगह नहीं होती। और यही कारण है कि लोग मुस्कुराते हुए भी भीतर से टूटते रहते हैं। यह कहानी बताती है कि जब किसी रिश्ते में एक व्यक्ति लगातार देता रहे, समझाता रहे, सहता रहे और दूसरा सिर्फ उम्मीद करता रहे, तो वह रिश्ता प्रेम का नहीं बल्कि भावनात्मक श्रम का रिश्ता बन जाता है, जहां एक दिन प्रेम चुपचाप थक कर मौन हो जाता है। इससे हमें यह समझ मिलती है कि चुप्पी हमेशा शांति का संकेत नहीं होती। कई बार चुप्पी उस दर्द की भाषा होती है जिसे बार बार अनसुना किया गया हो, और अनकहे जज्बात वही जहर बन जाते हैं जो रिश्तों को भीतर ही भीतर खोखला कर देते हैं। यह कहानी यह भी सिखाती है कि भावनात्मक थकान कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि उस प्रेम का परिणाम है जिसे बिना आराम, बिना समझ और बिना सहारे के बहुत देर तक निभाया गया हो। और अगर समय रहते इस थकान को नहीं पहचाना गया तो प्रेम धीरे धीरे एक बोझ में बदल जाता है। इस पूरे विचार में यह सीख भी गहराई से उभरती है कि सीमाएं प्रेम की दुश्मन नहीं होती, बल्कि प्रेम की रक्षक होती हैं। क्योंकि जहाँ सीमाएं नहीं होती वहाँ सम्मान धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और बिना सम्मान के कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। कहानी यह स्पष्ट करती है कि ना कहना स्वार्थ नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान की पहचान है, और जो रिश्ता ना को स्वीकार नहीं कर सकता वह हाँ की कद्र भी नहीं कर सकता। इसमें यह भी सामने आता है कि भावनात्मक नियंत्रण, अपराध बोध दिलाना, चुप्पी से सजा देना या अपनी पीड़ा को दूसरे पर थोपना प्रेम नहीं होता, बल्कि वह इमोशनल मैनिपुलेशन होता है, जो धीरे धीरे व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मविश्वास को तोड़ देता है। यह पूरी कथा हमें यह सिखाती है कि बच्चों पर लादी गई अधूरी महत्वाकांक्षाएं, पुरुषों पर थोपी गई चुप्पी और महिलाओं से अपेक्षित त्याग, ये सभी समाज द्वारा बनाए गए ऐसे बोझ हैं जो रिश्तों को मजबूत करने के बजाय उन्हें कमजोर करते हैं। कहानी यह भी बताती है कि संवाद का टूटना रिश्तों के टूटने से पहले होता है, जब लोग सुनने के बजाय जवाब देने लगते हैं, समझने के बजाय साबित करने लगते हैं, और शिकायतों के पीछे छुपी जरूरतों को देखने के बजाय दोष ढूंढने लगते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि स्वस्थ संवाद वह होता है जहां तुमने ऐसा किया कि जगह मुझे ऐसा महसूस हुआ कहा जाए, क्योंकि शब्द बदलने से रिश्ते की दिशा बदल जाती है। इस पूरी कहानी का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह भी है कि खुद से वफादारी किसी भी रिश्ते की बुनियाद है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को लगातार नजरअंदाज करता है वह अंततः दूसरों से भी सच्चा रिश्ता नहीं निभा पाता। यह कहानी यह सिखाती है कि कभी कभी दूरी लेना, रुकना, सांस लेना और खुद से पूछना कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, रिश्ते से भागना नहीं बल्कि रिश्ते को बचाने की कोशिश होती है। अंततः यह पूरी स्टोरी हमें यह समझ देती है कि सच्चा प्यार वह नहीं जो हर कीमत पर सह लिया जाए, बल्कि वह है जिसमें दोनों लोग सुरक्षित महसूस करें, अपनी बात कह सकें, अपनी सीमाएं रख सकें और फिर भी जुड़े रहें। क्योंकि प्रेम का असली सौंदर्य नियंत्रण में नहीं बल्कि स्वतंत्रता में है, और जब अपेक्षाओं का बोझ हल्का होता है, संवाद सच्चा होता है, सीमाएं स्पष्ट होती हैं और सम्मान दोनों तरफ बराबर होता है,
तभी रिश्ते सांस लेते हैं, बढ़ते हैं और टूटने के बजाय मजबूत बनते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही अच्छी वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।